बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, इक़्तिदार के ऐवानों में जो इस वक्त बज़ है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत अपने अब आखिरी अंजाम या इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। और ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ख़ुद जो हुकूमती हलके हैं, जो वज़रा हैं, जो हुक्मरान जमात के लोग हैं, वो बड़े परेशान नज़र आते हैं। वो अपनी निजी महफ़िलों में भी या निजी गुफ्तगू के अंदर भी वो स्मेल कर रहे हैं। और ये बात आज से नहीं है, ये पिछले कई अरसे से ये चीज़ें सुनाई भी दे रही थी, इस पे कॉलम भी लिखे गए, इस पे और भी ज़ाहिर है कि जो बंद कमरों में जो बातें होती हैं, वो होती रहीं। और हुकूमत की परेशानी जो है वो ये बताती है कि इन बातों को आहिस्ता-आहिस्ता तक़वियत मिल रही है। अच्छा, इस हवाले से ज़ाहिर है बहुत सारे ज़राए बहुत बड़े-बड़े दावे भी करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिद्दीक जान साहब से ये पूछेंगे कि वो कौन से ये फैक्टर्स हैं या कौन-सी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि वाक़ई वो जो थ्योरी कुछ अरसे से चल रही थी कि हुकूमत जो है वो अपने अब अंजाम के करीब है। तो वो जो फैक्टर्स हैं या वो जो इंडिकेशंस हैं, वो ज़रा सिद्दीक जान साहब आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे कि देखें, अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वैसे हम इसमें बहुत ज़्यादा बात भी की है, मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर भी बात की है। और कुछ चीज़ें पस पर्दा हो रही होती हैं। ज़ाहिर है कि जो आपको वन साइडेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी अगर तस्दीक ना हो रही हो तो आप उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में ज़रा थोड़ा-सा आसान करके ये बताएँ कि ये जो आपके हुकूमत में वज़ीर हैं जिन्होंने बड़ा पिछले 2-3 सालों में बहुत एन्जॉय भी किया, बहुत कुछ उन्होंने अपने आगे के लिए भी ज़ादिरा इकट्ठा किया है, उनको अब परेशानी लाहक हो गई है, तो उस परेशानी की क्या वजह है? एक तो आप जब ये बात कर रहे थे कि ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, आजकल हर तरफ से यही सवाल पूछा जाता है। हुँ, तो मेरे ज़हन में एक बड़ी अजीब-सी बात आ रही है। आप इसको बाद में एडिट करके निकालना चाहें तो निकाल दीजिएगा। हुँ, ये ना सराइकी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, ठीक है? बाकी मुझे नहीं पता हुँ। कि या चलिए नहीं सुनाता। ये मैं बाद में आपको सुनाऊँगा और फिर आपसे पूछूँगा कि यार ये किसी वीडियो में ये बात सुनाई जा सकती है, नहीं सुनाई जा सकती? मैं अच्छा, लेकिन वो ठीक देखने वाले फिर कहेंगे यार नहीं ये वो ठीक माहौल है, बना के वो आपने नहीं आखिरी वो टाइम में। उनमें से जो फ़ोन पे पूछना चाहे जिनके पास मेरा नंबर है तो बेशक पूछ लें, लेकिन आप वो आप फ़ोन नहीं उठाते, ये मसला है। यार कितने मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप पे नंबर होंगे? 52,000। 54,000 हो गए अब, अच्छा, ठीक है? अब यार इतनी गुज़रते दिन में 2 ज़्यादा साल। कॉल्स और मैसेज आते हैं, इतनी ज़्यादा हुँ, कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्ड करूँ, लेकिन नहीं कर पाता हुँ। और मेरा ख़्याल है लोग इस बात को समझेंगे और मुझ दरगुज़र करेंगे। देखिए, रिज़वान साहब सॉरी यार। फ़हीम अख्तर मलिक साहब तो नहीं नहीं, समझते। फ़हीम अख्तर मलिक साहब की तरफ से तो कोई माफ़ी नहीं है। वो गर्लफ्रेंड्स की तरह जो है ना वो मैसेज करते हैं। अब तो हमारी वो उम्र भी ख़ैर गुज़र गई है। हुँ, तो वो मैसेज करते हैं और आप आधे घंटे ना देखें तो डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। अच्छा, फिर आप 1 घंटे बाद उन्हें मैसेज करें, तो कहते हैं बस मैंने बात ही नहीं करनी। अच्छा, वो मैसेज करें 2 घंटे आप ना देखें तो 2 घंटे बाद आपको ब्लॉक कर ब्लॉक देते कर हैं। दें। ठीक है? तो वो टिपिकल गर्लफ्रेंड्स वाली जो है ना उनकी आते हैं जिससे एक मैसेज करके सब्र नहीं होता कि बस मुझसे इंतज़ार नहीं होता, मुझे फ़ौरन जवाब चाहिए। अब हमारी भी वो उम्र गुज़र गई है, अब इतनी मसरूफ़ियात हैं कि ना इतनी कॉल पे बात कर सकते हैं, ना मैसेज का बर वक़्त जवाब दे सकते हैं। लेकिन रिज़वान साहब आप और मैं आज एक डिस्कस कर रहे थे एक बात जब हम कहीं जा रहे थे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम तो किसी सूरत नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा लेकिन अब कुछ होगा, हुँ, क्यों? जब ये निज़ाम आया, रिजीम चेंज हुई और रिजीम चेंज के बाद एस्टेब्लिशमेंट की नई क़यादत आई, तो सबसे पहला जो एक दावा किया गया, वो ये था कि 100 अरब डॉलर रुपए 100 अरब डॉलर फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। हुँ, 100 अरब डॉलर हुँ। पहला दावा वो जेंट्री बीच वगैरह जो आए थे? नहीं, अच्छा, उसके उससे भी अलावा पहले। अच्छा। वो तो ट्रम्प की एसआईएफसी के क़याम वो के मौके मैं पे। बताता हूँ, वो हुँ, तो उसकी फूफो का बेटा है ना ट्रम्प की, हाँ। ठीक है? और फूफो भी वो जो सबसे लाडली उनकी फूफो है, हुँ, ट्रम्प की, हुँ। ठीक है ना? जिसने बचपन में बड़ा हाँ, खिलाया हुआ है हुँ, ट्रम्प को अपनी हुँ, गोद में। हुँ, तो वो क्योंकि उसकी सबसे लाडली फूफी का बेटा है, हुँ, तो इसलिए वो तो कन्फर्म था कि वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैंने तो किसी को बताया कि हमारे एक दोस्त, अब उस दोस्त का नाम नहीं ले सकते, उधर अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बताया था कि मार्गल रोड पे वो बन रहा है,
ट्रम्प टावर बन रहा है और मैंने किसी को कहा कि यार उसके सामने कोई सीडीए से खोखा ही अप्रूव करवा लें, ठीक है भाई, ट्रम्प ट्रम्प टावर होगा, टावर के लोग चाय पीने आएंगे, ट्रम्प टावर के सामने आपका खोखा सिगरेट हो चाय। और अच्छा सा उसको आपने हाँ देसी टाइप वो हम्म, सेट किया हो तो लोग बैठ के पिएंगे। हम्म, ट्रम्प टावर के सामने खोखा हम्म, ढाबा, अच्छा, क्योंकि उधर कंस्ट्रक्शन दूसरी साइड पे हो नहीं सकती। तो पहला दावा क्या था कि 100 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। हम्म, दूसरा ये हुआ कि उस 100 अरब डॉलर के अलावा उस 100 अरब डॉलर के अलावा एसआईएफसी का ये कहा गया था कि 5 साल में 60 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट लाएगी एसआईएफसी, हम्म, ठीक है, हम्म, कंपनीज जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना जी जी, चाहते हैं वो सारा हम्म, 160 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हम्म, का ये हम्म, पहले 2 दावे थे। हम्म, तो सूरत हाल ये है कि मैं अजफर एहसन साहब को सुन रहा था और कुछ लोगों को, कमरान खान साहब के प्रोग्राम में एयर पे सुन जी रहा जी, था कि 2 अरब डॉलर की जो सालाना इन्वेस्टमेंट थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो 1.25 अरब डॉलर पे आ गई है। जी 34% उसमें कमी आई है, वो आरिफ हबीब के दादुशुमार भी उनके भी उनका, ज़्यादा, ठीक हाँ। है, ना 100 अरब डॉलर आया, ना 60 अरब डॉलर आया जो उसके अलावा आना था, क्योंकि 100 अरब डॉलर तो हमने कहा डायरेक्ट मुल्क इन्वेस्ट करेंगे ना। सऊदी अरब 50 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेगा, यूएई करेगा, कतर करेगा, चाइना करेगा, ये सारे, और 60 अरब डॉलर वो है जो हम कंपनी से कंपनीज को अट्रैक्ट करके और बिजनेस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करके लाएंगे। रिफाइनरीज लगेंगी तो और पहला वादा 160 अरब डॉलर टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा ये था कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं 30 अरब डॉलर के राउंड अबाउट, इसको हम लेके जाएंगे 60 अरब डॉलर, डबल कर देंगे, डबल कर देंगे। वो 4 साल पहले की उससे सतह से भी नीचे आ गई है, मुसलसल नीचे आ रही है, मतलब एक्सपोर्ट्स और एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है मुसलसल नीचे आ रही मुसलसल नीचे आ रही है, दोनों चीज़ें। हम्म, तीसरा हमने दावा ये किया था कि हम बलूचिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को हम पाकिस्तान में ला रहे हैं कि हम इसी से ही पाकिस्तान का कर्जा उतार देंगे, रेकोडेक जैसे ठीक मंसूबे है। और और ये इसमें सारे कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने हमें वो वसाइल दिए हुए हैं कि वो पाकिस्तान के कर्जा उतार कर्जा सकते उतार हैं, सकते बशर्ते कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को पहुंचाएं, वहाँ के लोग उसके बेनिफिशरी हों, जो बात अचकज़ई साहब कहते हैं। तो फिर तो तीसरा वो भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो ठीक है, बलूचिस्तान के हालात उल्टा हुआ। बलूचिस्तान के हालात। फिर चौथा ये हुआ कि पाकिस्तान को मई की जंग में कामयाबी मिली। एक उन्होंने रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए कुछ 40 लाख बंदा पाकिस्तान से बाहर जाने पे मजबूर कर दिया, वो उसकी वजह से रेमिटेंसेस ऊपर चली वो गई, एक चीज़ हुई वो है, इन्होंने पूरी कर ली। वो एक चीज़ हुई है। हाँ अच्छा, चौथा क्या कि जब ये हुआ क्या कहते हैं, मई 10 वाला मई मार का हक, मार का हक, तो उसके बाद हमने कहा कि अब तो क्योंकि हमने अपनी कुव्वत मनवा दी है तो हम दुनिया के आधे मुल्कों के साथ डिफेंस पैक्ट करेंगे, दुनिया के आधे मुल्क हमारे साथ डिफेंस पैक्ट करेंगे और उसके जरिए पैसा आएगा, जाहिर है हमारे, ठीक है। हम अपनी चीजें बाहर और एक्सपोर्ट सबसे पहला डिफेंस पैक्ट हमारा सऊदी अरब के साथ हुआ। डिफेंस प्रोडक्शन सऊदी अरब ने अब तक उस डिफेंस पैक्ट के बाद 3 अरब डॉलर दिया और कर्जा दिया है, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। चौथा ये था। पांचवा हुआ जब अभी हमने सालिसी करवाई इनकी जी जी, तीसरी जंग अजीम रुकवाई, तीसरी जंग अज़ीम रुकवाई। उसके बाद हमने कहा कि अब तो पूरी दुनिया, वो किसी वजीर ने बकायदा बयान दिया कि पूरी दुनिया पता नहीं शहबाज शरीफ को कॉल करना चाहती है, उनके पास टाइम ही नहीं है कॉल सुनने का। नहीं वो ट्रम्प ने जो बिठा के खड़े होके हर जगह पे जहां जहां वो गए उन्होंने बहुत तारीफें की हैं, तो उससे यही दुनिया को ये तासर जा रहा था कि सुपर पावर है अमेरिका और उसका प्रेसिडेंट तारीफ कर रहा है कि दुनिया में अगर कोई अच्छे लोग मैंने देखे तो वो पाकिस्तान की क़यादत है। ये एक ऐसे टाइम पे ट्रम्प तारीफें हमारी कर रहा था जब उसके अपने इत्तेहादी उसको छोड़ चुके थे, जब उसका अपना मुल्क उसके उसके अपने वोटर उसको छोड़ के जा रहे नहीं तो यही तो बात है ना कि पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी इस पोजीशन में है हाँ। कि पूरी दुनिया में कोई उसके साथ नहीं खड़ा, ट्रम्प के साथ खड़ा है, तो ट्रम्प ने तो पाकिस्तान के तिजोरियों के मुंह खोल देने थे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के अवाम को उससे क्या मिला है, पाकिस्तान के अवाम को क्या मिला है? पाकिस्तान की क़यादत का, ट्रम्प की सपोर्ट या ये सारी चीजें करने का मकसद तो यही था कि हमें कुछ मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे वो ही। मिलना ऑब्वियस है ना, हाँ लेकिन वो क्यों नहीं मिला? देखिए वो अब इस पे बात नहीं की जा सकती ना, अच्छा पाकिस्तान में बैठा हूँ, ठीक है, ठीक है, कर रहे हैं ना तजिए, जिनका सब्जेक्ट है वो बात कर रहे हैं ना, क्या है। तो 5 वो चीजें जो ये 4 साल में जो 5 बड़ी चीजों का दावा किया गया, वो 5 की 5 चीजें नहीं हुई। क्या पता आगे हो जाए। इस वक्त आपका जो मसला है ना, अब आपने कहा है आगे हो जाएं, अब मैं आपको वो वाकया सुनाऊंगा जो मैंने आज, पता नहीं आप बैठे थे कि नहीं बैठे थे, जो मैं सुना रहा था कि बहावलपुर के न्यूरो सर्जरी वार्ड में एक पेशेंट सीरियस हुआ तो उसके साथ ना जनरल सर्जरी का भी मसला था। ये होता यह है कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता
एक्सीडेंट में चोटें मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे लग जाएं, अगर ऑर्थो का है, जनरल सर्जरी का है और न्यूरो का भी है, तो न्यूरो क्योंकि सेंसिटिव है, दिमाग का मसला होता है, तो उसको न्यूरो वार्ड में भेजेंगे कि बाकी चीज़ों से चीज़ें वहीं पे मैनेज हो हम्म, जाएंगी, लेकिन न्यूरो के लिए वहाँ न्यूरो जाना के पड़ता लिए स्पेसिफिक न्यूरो सर्जरी वार्ड में ना। तो डॉक्टर यासीन साहब का वार्ड वो मशहूर है। आप तो वैसे कोई और हैं उधर, समेजा साहब हैं वो एचओडी। तो या डॉक्टर यासीन साहब एचओडी थे, तो वहाँ डॉक्टर फिरोज़ नवाज़ बड़े मारूफ वहाँ पे वो हैं, अब तो बड़े सीनियर हो गए। तो डॉक्टर फिरोज़ साहब ने कॉल लिख के भेजी जनरल सर्जरी वार्ड में, तो वहाँ से ना एक डॉक्टर अफजल रंधावा कॉल अटेंड करने हम्म, आए। अब वो आए तो पेशेंट बहुत सीरियस था और पेशेंट बिल्कुल निकल रहा था हाथ से, तो उन्होंने सीपीआर शुरू कर दिया। सीपीआर जो जी जी उनको प्रेशर देते हैं। सांस बहाल करने हम्म, के लिए। अच्छा, अब सराइकियों का मसला ये है कि हमारा कोई मरीज चला जाए ना, तो एक मरीज के साथ 50 एक बंदा तो होता है। 40-50 हम्म, बंदे तो होते ही होते हैं। हम्म, ठीक है, तो अब ना वो वो इर्द-गिर्द सीपीआर कर रहे हैं और 15 से 20 सराइकी जो है ना, वो इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। अब वो सीपीआर करते करते डॉक्टर अफजल रंधावा ऊपर देख के कहते हैं, इजराइल आया खड़ा है, इजराइल आया खड़ा है, इत्थे ही खड़ा है इजराइल। वो पुछदा पिया है कि खून आंदा है या मैं दी जान कढ़ा हम्म, या मैं दी रूह कब्ज करा। हम्म, कि इजराइल पूछ रहा है कि ब्लड आ रहा है या हाँ, मैं इसकी रूह ले ब्लड जाऊं। ना आया तो इसकी जान निकल जाएगी। ठीक है, वो फिर भागे, हम्म, क्योंकि सराइकी अटेंडेंट्स को वैसे घर भेजने का, हम्म, मरीज के पास से दूर उठाने का। करने का तरीका भी यही है हम्म, कि अगर 10 बंदे खड़े हैं तो डॉक्टर कह दे कि जी ब्लड चाहिए, बस फिर सारे लग तो जाएंगे। 8 बंदे तो फिर निकल जाएंगे वहां से। तो इस वक्त वही सिचुएशन है कि इसराइल आया खड़ा है। इकोनॉमी की रूह निकलने का बिल्कुल टाइम हम्म, एंड टाइम है। हम्म, या आप इस इकोनॉमी में ब्लड इंजेक्ट करेंगे, हम्म, हम्म, इसको खून की बोतलें लगाएंगे, हम्म। या इसकी जान निकल जाएगी। वो वैसे लेवी शेवी के लिए लोगों का खून निकाल के बोतलें वक्ती तौर पे लगाई जा रही हैं उसको एक। वो बिल्कुल। हम्म, अब आप देखिए रिजवान साहब, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत जरूरी हैं हम्म, समझना। हम्म, जो असद उमर साहब ने, आमिर मतीन साहब और रबे साहबा के प्रोग्राम में हम्म, 92 न्यूज़ पे उन्होंने बताई, 1200 अरब रुपया आपने डिफेंस बजट के लिए तरक्याती बजट में हम्म, से दे दिया, हम्म, और 1600 अरब रुपया ऐसा है जो सूबे जो टैक्स इकट्ठा करेंगे उसमें से वो जी बैंकों में रखेंगे 1600 अरब। जी जी। पिछले साल की निस्बत इस साल आपका 2800 अरब खर्च नहीं होगा। हम्म, 2800 अरब जब खर्च नहीं नहीं होगा होगा पिछले तो साल की निस्बत, तो कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी। जी 3.5 लाख रुपए जब आप जारी करते हैं हम्म, तो उससे एक जॉब क्रिएट होती है। हम्म, 2800 अरब को आप तकसीम कर लें जी जी 3.5 लाख के ऊपर, कि बिल्कुल कितनी जॉब्स। और सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाएगी ना, मतलब वो डंप हो जाएगा पैसा। 2800 अरब। हम्म, एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही हैं, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, ऑयल प्राइसेस आपकी जहां पहुंच गई हैं ना, और आप ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड कर सकते हैं, जो बिजली की कीमतें हैं ना उस पर घर चल सकता है, ना दुकान चल सकती है, ना मार्केट चल सकती है, ना ज़राअत हो सकती है। जो आपके इस वक्त एनर्जी प्राइसेस हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ मिलें नहीं चल सकती, आपकी जो गैस। टैक्सेस हैं, जो आपकी गैस की, और आगे वो आप लोग 3 प्लस में भी खबर दे चुके हैं कि सर्दियों में जो हज़ारों लाखों गैस के ऊपर चलने वाले गीज़र हैं वो बंद हो रहे हैं, और उसको बड़ी सख्ती के साथ बंद करने की प्लान। बंद हो जाएंगे हम्म, आने वाली सर्दियों में। ये हम बता रहे हैं अपने नाज़रीन हम्म, को, फैसला हो गया है कि गैस के ऊपर जिस घर में गैस का गीजर है वो उतरवाया जाएगा वो उतरवाया जबरदस्ती। जाएगा ज़बरदस्ती। बिजली पे चले जाए हम। और बिजली पे जब आपने जाना है तो अभी से वो लोग तैयारियां कर रहे हैं जिन्होंने बेचने हैं बिजली के गीजर, बिजली के। अगर किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है, वैसे जी, करने वाले शुरू कर चुके होंगे वो जो। जिन्होंने करने हैं वो कर चुके हैं, हाँ। वो कर चुके हैं। हम्म, बिजली के गीजर, उसकी वजूहत ये है कि एक तो गैस कुछ हमने जरूरी है। फैक्ट्रियों को देनी है, हाँ हाँ। और वो बहुत ज़रूरी है। हम्म, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, हम्म, बस इतना ही जी कहूँगा। जी जी। तो गीजर बंद होंगे गैस वाले, वो लोग बिज, खुद पता करा लेंगे किन फैक्ट्रियों में देंगे। बिजली वाले लगेंगे, बिजली भी हमारी। बिजली क्योंकि वो कैपेसिटी पेमेंट्स और ये सारी बिजली बहुत है, सोलर में लोग चले गए तो वो बिजली बेचनी भी है। बेचनी भी है। तो सर बात यह है कि आपका 2800 अरब कम खर्च होना है, आपके एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी गिर रही है, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली कीमतें बढ़ रही हैं, आपका अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां मिलें। हुमा, पूरा नाम उनका मुझे याद नहीं, हुमा फ़खर या पता नहीं क्या नाम था, सरबत वलीम साहिबा के प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि 2 साल में 300 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद होंगी। ठीक है, बॉर्डर आपके बंद है, बॉर्डर से बॉर्डर। रिलेटेड जितने भी बॉर्डर एरियाज पे बिजनेसमैन है, आप हम उस दिन पेशावर हाँ, में थे, आप और हमें बताया गया कि ये पेशावर के बाद आगे जितना भी बॉर्डर एरिया है, यहाँ के लोगों का टोटल जो रोजगार है
जो भी ज़रिया आमदन है वो बॉर्डर के साथ जुड़ा है। बॉर्डर बंद होने की वजह से वो बहुत मुश्किलात का सामना है। लेकिन वो सिर्फ़ वो मुश्किलात का सामना नहीं करने पड़ रहे। बॉर्डर बंद होने से इस दफ़ा कसूर में जो आलू उगाता था उसका आलू नहीं बिका। हाँ, जिस गोभी वाला फैज़ान था बहुत परेशान है। फैज़ान बहुत परेशान है। फिर फ्रूट्स आपके जितनी भी सारी चीज़ें हुई हाँ। हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। फिर इसके अलावा भी और जो है लोग दहशतगर्दी से जिस तरह लोग मर रहे आपके मुल्क का मुझे कोई हैं, एक शोबा, कोई एक सेक्टर बता दें जो परफ़ॉर्म कर रहा हो। जिसके जो परफ़ॉर्म कर रहा हो और जो 9 अप्रैल 2022 से आगे गया आगे हो। जाओ। एक कोई इदारा, स्टॉक नॉट अ एक्सचेंज की सिंगल। बात नहीं करनी, हुँ। क्योंकि वो एक गोरख धंधा है। हाँ, वो जो तो करते हैं उनको पता है। हुँ, चीज़ें इस तरह से नहीं चल सकती। ये 25 करोड़ का मुल्क है। ऐसे तो वो हारून रशीद साहब का ये जुमला है कि ऐसे तो किराने की दुकान नहीं चल सकती। हुँ। जैसे ये जी। जो है मुल्क 25 करोड़ के मुल्क को हुँ, 70-80 लाख बच्चे जी। पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हुँ। इसमें तो हम जी, लोग जी। फिर मतलब उसमें 2 ठीक है। देखें जो फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट है, हाँ, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इफ़ेक्ट करेगा, ये 2 ऐसे हाँ। चैलेंजेज़ हैं, जिसके लिए कुछ तैयारी तो तब होगी ना जब फायर फाइटिंग से निकलेंगे। सर 3 महीने हुए गंदम की फसल आए हुए जी। और अभी से क्राइसिस शुरू हो गया जी। है। गंदम का जो जी, जी। रोटी हर घर की ज़रूरत है। यस। 80 लाख बच्चा पैदा हो रहा है आपके मुल्क जी, में जी। हर साल। उनकी फूड सिक्योरिटी का 59 लाख लोग मुकम्मल तौर पे हुँ, बेरोज़गार हैं। हुँ, 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं। हुँ, कैपेसिटी चार्जेज़ आपकी 2200 अरब रुपए सालाना पे पहुँच गई हैं। हुँ, हर साल आपने 2200 अरब रुपए सिर्फ़ आईपीपीज़ को देने हैं। हुँ। और गुज़रते दिन के साथ बिजली की जो सेल है वो और कम हो रही है। जी, जी। हर गुज़रते दिन के साथ, जी, जी। ठीक है? अब तो अच्छा, बैटरीज़ आ रही हैं जी। कैपेसिटी चार्जेज़ आपकी और ज़्यादा हुँ, बढ़ जाएँगी। हुँ, 2000 अरब आपने पेट्रोलियम लेवी की मद में इकट्ठा करना हुँ। है। 2500 अरब आपने पिछले साल की निस्बत इस साल टैक्स इकट्ठा टैक्स करना है ज़्यादा, हुँ, ठीक है? हर चीज़ आपकी महँगी हो रही है। देखें, चीज़ें नहीं चलनी। हुँ। ये तो अगर ये निज़ाम चल रहा है ना, तो अमेरिका की सपोर्ट तो है ही है, उसके हाँ। ऊपर चल रहा है। हुँ। उसके अलावा और टीवी पे सब अच्छा दिखा रहे हैं, उनका सारा कोशिश ये है कि तासुर सर अवाम के अंदर ये टीवी हो अब देखते कोई नहीं है। हुँ, जो इस निज़ाम के इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो तहरीक इंसाफ के एमएनएज़, हुँ। एमपीएज़ और टिकट होल्डर्स हैं। तहरीक इंसाफ की तंज़ीम है। अगर वो मज़ामत कर रहे होते, आटे के बहरान के ऊपर अगर वो बात करें, इतना बड़ा स्कैंडल है। सिद्दीक जाज़ साहब, कश्मीर में एहतजाज हो रहा है, बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज हो रहा है, वुकला यानी आज एहतजाज की बात हुँ, कर दी है, किसान एहतजाज कर रहा है, नहीं एहतजाज अगर कोई कर रहा है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हाँ, एहतजाज नहीं सही करेगी। बात है। वो उनकी नहीं समझ आ रही। इस हुकूमत को अगर पीटीआई एक्टिव होके मज़ामत करके धक्का देगी तो जल्दी गिर जाएगा। हुँ, नहीं भी वो इसको धक्का देंगे तो ये इस अपने बोझ से गिरनी है ये ही है। अपने बोझ से गिरने हुँ, रोज़ इसके ऊपर बोझ बढ़ रहा है हुँ, और बोझ सिर्फ़ इकॉनमी का नहीं है। हुँ, इंसानी जानों का बोझ सबसे भारी होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे भारी होता है। बिल्कुल जी तो और इस हुकूमत ने घर जाने ही जाना है। जो 4-5 मेन चीज़ें जो वादा की गई थी, उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुँ, हुई। हुँ। तो बस करीब है इंशाल्लाह। बिल्कुल जब से पिछले 4 साल से ये हुकूमत या पिछले 3 साल से ज़ाहिर है जब ये इलेक्शन के बाद बनी है, एक दिन भी इस हुकूमत को मैसर नहीं आया सिवाय 1-2 मौके के ऊपर जिनका सदीक खान साहब ने ज़िक्र किया और एक भी टारगेट उन्होंने अपना जो रखा था, वो अचीव नहीं कर सके। वेदर वो तीसरा बजट, चौथा बजट अब वो पेश करने जा रहे हैं, हर बजट में वो अपने टारगेट से नीचे रहे और उसके अलावा जो 5 बड़ी चीज़ें, बड़े टारगेट्स उन्होंने सेट किए थे, उसमें भी उनको नाकामी हुई है। तो ये अब वही बात है कि कंबल छोटा हो तो जब आप सर पे लेते हैं तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव पे लेते हैं तो सर नंगा होता है। इसी फायर फाइटिंग के करते-करते अब सूरत हाल जो है वो इस नहज पे पहुँच चुकी है कि अब शायद मज़ीद फायर फाइटिंग भी अब मुमकिन नहीं रही है। लेट्स सी कि कैसे चीज़ें टर्न अराउंड होती हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।